दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही साउथ इंडिया में मलयालम जबान में एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है एल टू एम्पूरन या फिर जिसको आप लोग लूसीफर 2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2019 में आने वाली इसी इंडस्ट्री की एक मशहूर फिल्म यानी कि लूसीफर का सेकंड पार्ट है। लेकिन खास बात ये है कि 27 मार्च 2025 मतलब जिस दिन से ये फिल्म रिलीज हुई है उस दिन से ही इस फिल्म ने एक बड़े वर्ग में बवाल मचा रखा है और हर गुजरते वक्त के साथ अब ये गदर ये बवाल कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर से देश के मशहूर संगठन मतलब कि आरएसएस और देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि बीजेपी ने इस मूवी को अपने निशाने पर ले रखा है। इससे जुड़े हुए लोग न सिर्फ इस मूवी का बायकॉट ही कर रहे हैं बल्कि इन लोगों ने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रखी है। पहले तो आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग केरला के हाई कोर्ट में भी पहुंचे और मांग की कि इस मूवी को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर अब लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है कि खुद हिंदू तो इस मूवी को ना देखें, साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए लोगों को मतलब आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए इनकरेज करें कि वो इस मूवी को किसी भी हाल में न देखें। मगर साथियों, सोशल मीडिया पर की जाने वाली इस तरह की लाख कोशिशों के बावजूद भी दूसरी तरफ मूवी की परफॉर्मेंस का हाल ये है कि परफॉर्मेंस के मामले में मानो वो पूरी तरीके से रॉकेट साबित हो रही है। मौजूदा वक्त में कोई भी फिल्म उसके सामने नहीं टिक पा रही है। कमाई के मामले में ऑलरेडी वो अपनी इंडस्ट्री के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और नए कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुकी है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार की ईद पर आने वाली जो फिल्म थी मतलब कि सिकंदर, ये फिल्म परफॉर्मेंस के मामले में उससे भी कई गुना आगे खड़ी हुई नजर आ रही है। रिलीज होने के बाद जब बवाल हुआ तो ऑलरेडी इस फिल्म में 24 के करीब कट लगाए जा चुके हैं, मतलब इसके बहुत सारे सीन्स को हटा भी दिया गया है, जिसको लेकर जाहिर है ज्यादातर लोगों का यही दावा है कि शायद ये सब कुछ दबाव में किया जा रहा है। और तो और देश की संसद के अंदर भी इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजियां दिखाई दी और अब तो इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर के जिनका नाम गोकुलम गोपालन बताया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए कई ठिकानों पर ईडी की रेड भी हुई है। हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के अलग अलग ठिकानों पर होने वाली इस छापेमारी की वजह कुछ और बताई जा रही है। ईडी ने ये भी क्लियर किया है कि इन छापेमारियों का इस मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जाहिर है अचानक से होने वाली इन रेड्स की टाइमिंग पर लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। अब लोग तो भला जो भी सवाल खड़ा करें, लेकिन हम लोगों का तो आज का सबसे बड़ा और सबसे मेन सवाल यही है कि भाई इस फिल्म में ऐसा है क्या, क्या दिखाया गया है, कहानी क्या है और क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा पड़ा है। तो चलिए आज अपने इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, वैसे तो इस फिल्म की कहानी केरला की पॉलिटिक्स के आसपास ही घूमती है, लेकिन हाँ इस तमाम राजनीति का जो ताल्लुक दिखाया गया है, जो बैकग्राउंड कनेक्शन दिखाया गया है, वो दरअसल 2002 के गुजरात से दिखाया गया है। और इस फिल्म की यही वो चीज है, यही वो पॉइंट है कि जिसने इतना ज्यादा बवाल मचा रखा है। वैसे तो फिल्म बनाने वालों ने न सिर्फ तारीखों को ही बदल दिया है बल्कि जो नाम हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें भी काफी बदलाव करते हुए उनको इधर उधर कर दिया है, लेकिन फिर भी किसी को भी देखकर बआसानी समझ आ जा रहा है कि आखिर ये इतिहास के किस वक्त की और किस जगह की बात की जा रही है। फिल्म की कहानी जायद मसूद नाम के एक ऐसे मुस्लिम बच्चे से शुरू होती है कि जो 2002 के मशहूर और बदनाम दंगों के तमाम दर्दनाक और खतरनाक मनाजिर को अपनी आंखों से देखता है। जैसे ही ये खतरनाक दंगे शुरू होते हैं तो जायद मसूद की जो फैमिली होती है वो जान बचाने की खातिर अपने घर से भागती है और इलाके की ही एक औरत कि जिसका नाम सुबिद्रा बेन होता है उसके यहाँ पर पनाह लेती है। वो औरत के जो न सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होती है बल्कि एक रॉयल फैमिली की हेड भी होती है। वो खतरनाक और हिंसावादी भीड़ से इन लोगों की जान बचाने के लिए इनको पनाह दे देती है, लेकिन इस औरत का जो एक भतीजा होता है मतलब कि मुन्ना, वही इसके साथ धोखा करता है, गद्दारी करता है और इन लोगों के इसके यहाँ पर होने की खबर दंगाइयों तक पहुँचा देता है। और दंगाइयों में भी खास तौर से वो इंसान के जिसका नाम बलराज पटेल दिखाया गया है और जो एक एक्सट्रीमिस्ट नेता होता है, लीडर होता है और जो एक बड़ी भीड़ को लीड कर रहा होता है, वो इन तमाम दंगाइयों की बड़ी भीड़ को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है।
हालात को बिगड़ता हुआ देखकर जायद मसूद के जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, वो जल्दी से पहले ही अपने बेटे जायद और एक और बेटे मतलब कि जहीर को छिपा देते हैं। दंगाई बड़ी ही दर्दनाक तरीके से जायद मसूद के माँ बाप को मार देते हैं और तो और बलराज पटेल उस औरत को भी शूट कर देता है कि जिसने उनको पनाह दी थी। अपनी आंखों से ये सब कुछ देखने वाले जायद पर बड़ा ही खतरनाक असर पड़ता है। वो वहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसको और भी बड़ा झटका उस वक्त लगता है कि जब उसको खबर मिलती है कि उसका भाई मतलब कि जहीर भी मार दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी में बलराज नाम के जिस इंसान का जिक्र किया है उसको भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर है कि जो इस मूवी पर होने वाले बवाल की वजह बन रहा है। आगे बढ़ें तो कहानी के मुताबिक फिर जायद मसूद को एक ऐसे ग्रुप के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है कि जो उसको टेररिज्म के लिए उभारता है, लेकिन फिर बाद में अफगानिस्तान के एक रूट पर उसको एक इंसान के द्वारा बचा लिया जाता है, जिस इंसान का नाम इस मूवी में कुरैशी अबराम दिखाया गया है। यही कुरैशी ही फिल्म का मेन कैरेक्टर भी दिखाया गया है कि जिसको पूरी दुनिया में खुफिया तौर पर चलने वाले ग्रुप्स का लीडर दिखाया गया है, जिस तक आम दुनिया की बिल्कुल भी पहुंच नहीं होती है। ये न सिर्फ जायद मसूद को अपने अंडर में लेता है बल्कि उसको तैयार करता है और फिर फ्यूचर में बलराज पटेल से बदला लेने में उसकी मदद भी करता है। और इसी मदद की वजह से ही आखिर में जायद मसूद और स्टीफन मतलब के जो कुरैशी दिखाया है वो बिल्कुल उसी जगह पर बलराज पटेल से बदला लेते हैं, उसको कत्ल करते हैं कि जहां पर कभी जायद मसूद के माँ बाप को कत्ल किया गया था। याद रहे, यहाँ पर हमने इस मूवी की पूरी कहानी नहीं बल्कि सिर्फ गुजरात वाला वही एंगल रखा है कि जिसकी वजह से इस मूवी को लेकर इतना बवाल हो रहा है। वरना जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि मेनली इस फिल्म की कहानी तो केरला की पॉलिटिक्स के आसपास घूमती है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से यही दंगाई मतलब कि बलराज पटेल आगे जाकर केरला की पॉलिटिक्स में एक बड़ी कुर्सी तक पहुंच चुका होता है। इसके अलावा गुजरात दंगों के सीन भी इस फिल्म में जिस तरीके से फिल्माए गए हैं और जिस दर्दनाक तरीके से दिखाए गए हैं, उसको जिस किसी ने भी देखा उसके मानो रोंगटे खड़े हो गए हैं। साथ ही बलराज पटेल नाम के जिस कैरेक्टर की हम लोगों ने बात की है उसको लेकर भी बवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि समझा ये जा रहा है कि बलराज पटेल नाम से ये जो कैरेक्टर दिखाया गया है ये दरअसल किसी और का नहीं बल्कि बाबू भाई पटेल मतलब कि उस इंसान का है कि जिसको आमतौर पर बाबू बजरंगी के नाम से जाना जाता है। ये बाबू बजरंगी कोई और नहीं बल्कि गुजरात दंगों का वही आरोपी है कि जिसको 2012 में कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। खास तौर से वो दर्दनाक मैसेकर मतलब कि नरोदा पटिया मैसेकर के जिसमें 97 मुसलमानों को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया था, जिसमें से 36 के करीब महिलाएं मतलब कि औरतें थीं, 35 के करीब बच्चे थे और 26 के करीब आदमी थे। और होश उड़ा देने वाली बात तो ये भी है कि बाद में आने वाली लगभग सभी रिपोर्ट्स में ये क्लियर हुआ था कि जितनी भी औरतों को कत्ल किया गया था उनमें से लगभग सभी की इज्जतों को पब्लिकली पहले तार तार किया गया था और बाद में कत्ल करके उनकी लाशों को जला दिया गया था, जबकि सरवाइव करने वाली बहुत सारी औरतें भी इस चीज का शिकार हुई थीं। और इस पूरी वारदात का भी मेन आरोपी मतलब कि मेन सरगना इसी इंसान को माना गया था। फिल्म पर वापस आए तो साउथ के मशहूर एक्टर मतलब कि मोहनलाल ने इसमें मेन कैरेक्टर निभाया है, यानी कि कुरैशी आप कह सकते हैं स्टीफन का कैरेक्टर, जबकि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मतलब कि पृथ्वीराज उन्होंने खुद भी इसमें एक्टिंग की है और जायद मसूद का कैरेक्टर अदा किया है। ये फिल्म इस सीरीज की पहली फिल्म मतलब कि 2019 में आने वाली लूसीफर से कनेक्टेड है, तो उसको देखे बगैर इसकी कहानी या इसके सारे कैरेक्टर्स समझ में भी नहीं आने वाले हैं। बाकी चलिए अब हम उन इल्जामों पर नजर डालते हैं कि जो दरअसल इस फिल्म का बायकॉट करने वाले लोग इस फिल्म के ऊपर या इसको बनाने वाले लोगों के ऊपर लगातार लगा रहे हैं। मेनली आरएसएस की तरफ से इस फिल्म के ऊपर एक लेख लिखा गया है जिसमें उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ विरोध जताते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसके अंदर भले ही बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया हो मगर उसके बावजूद भी इस फिल्म के अंदर बड़ी मात्रा में हिंदू विरोधी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने का मैसेज दिया जा रहा है। मतलब इस फिल्म में ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक इंसान आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों मतलब कि हालात की वजह से बन जाता है। इल्ज़ाम तो ये भी लगाया गया है कि इस फिल्म में एक नौजवान को देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया गया है और तो और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि गुजरात 2002 के दंगों की कहानी को दिखाते हुए इस फिल्म में हिंदुओं को खलनायक के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर भी नज़र डाली जाए तो वहाँ पर बेशुमार बीजेपी से जुड़े हुए लोग लगातार इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
और ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल डायरेक्टर ने जानबूझकर इस फिल्म के जरिए से बीजेपी को टारगेट किया है और बीजेपी की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। बल्कि मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए दावे तो ये तक कर दिए जा रहे हैं कि शायद डायरेक्टर को इसके लिए बाहर से फंडिंग आई होगी। अब क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक पॉलिटिकल है तो जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल चीज की तरह इस पर भी ओपिनियन दो तरह के हैं। एक तरह के लोग तो वो सारी बातें कर रहे हैं कि जिसका अभी हमने जिक्र किया, जबकि दूसरी तरह के लोग वो भी हैं कि जो फ्री स्पीच का हवाला देते हुए इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे भी अभी कुछ दिन पहले तक तो पूरा देश छावा नाम की फिल्म देख ही रहा था, जिसको न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री करवाया गया बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी उसकी स्क्रीनिंग हुई। और उससे पहले भी कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी फिल्में ही आ रही हैं। इन सारी ही फिल्मों से जाहिर है जब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं तो एक और पॉलिटिकल फिल्म इस लिस्ट में ऐड करने में भला क्या ही चला जाएगा और इससे किसी की क्या भावनाएं आहत हो जाएंगी। बाकी आखिर में इस फिल्म को लेकर हम आप लोगों की राय भी जरूर जानना चाहेंगे। अपना कीमती वक्त निकाल कर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।